जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम आपके साथ फिर हाजिर हैं अपने जीके के भंडारे में, और आपको एक तहे दिल से शुक्रिया कहना है कि आप हमारे चैनल को निरंतर प्रोत्साहन की ओर ले जा रहे हैं। आपका यही प्यार हमें चाहिए जिससे हमारा प्लेटफॉर्म और आगे ग्रो कर सके। और यकीन मानिए, हम आपके प्रेम की पात्रता कभी नहीं खोने वाले हैं, क्योंकि हम अपने कंटेंट पर बिल्कुल विशेष ध्यान रखते हैं और ये कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ये भी आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और ऐसे प्रश्नों को हल करते हुए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो आ चुके हैं या आने की 100% संभावनाएं हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को हम फिर से आज आपके साथ हाजिर हैं लेकर। तो हमको फॉलो करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और अपने जो है फ्रेंड्स को क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को हिट करते हैं बराबर। तो हम पहला क्वेश्चन हम जैसे कि जानते हैं कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण किसके अंतर्गत आता है। राज्य विधानमंडल की जब हम यहाँ बात कर लेते हैं, पहले इसका आंसर जान लेते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत। लेकिन हमने आपसे वादा किया है और उस वादे पर हम खरे उतरेंगे जरूर कि हम आपको क्वेश्चन रटवाने वाले नहीं हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट टॉक चलता है, ना कि रट्टाफिकेशन चलता है। तो इसी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य विधानमंडल आखिर होता क्या है। भाई, अगर हमें राज्य विधानमंडल के बारे में पता होगा तो जब ही तो हम क्वेश्चन हल करेंगे ना। तो राज्य विधानमंडल हम जैसा जानते हैं कि राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। तो विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? राज्य विधानसभा, और कौन सा है दूसरा हमारा? विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद। अब यहां पर बात आती है कि योग्यता का निर्धारण। तो योग्यता का निर्धारण तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम आपसे एक बात पर और एक विषय पर और चर्चा करते हैं। हमारे जो भाग हैं संविधान में, भाग 6 के अंतर्गत एक चीज बताई गई है। क्या है वो? भाग 6 और आर्टिकल नंबर हम अगर बात कर लें, अनुच्छेद की बात कर लें 173। भाग 6 के आर्टिकल नंबर 173 में हमें बताया गया है कि विधान परिषद या विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। नंबर 1, यहाँ पर सभी क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने, विशेष तौर पर योग्यता रखनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक हों। कोई विदेशी क्या नहीं बन सकता, इनका सदस्य नहीं बन सकता। तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इनकी उम्र सीमा की, उम्र समय सीमा क्या है इनकी, यानी कि किस उम्र से ये स्टार्ट होते हैं बनने के लिए। तो कम से कम विधानसभा में सदस्यता लेने के लिए 25 वर्ष की आयु आदमी पूरी कर चुका हो, वह व्यक्ति पूरी कर चुका हो जो सदस्य बनने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद में 30 कम से कम कितनी चाहिए? 30 कम से कम चाहिए आयु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही था जानने के लिए। अपना अगला क्वेश्चन हिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था। तो किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, उसका आंसर क्या है? कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता में। तो कलकत्ता जो था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसमें क्या हो गया कि असहयोग प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। लेकिन हम आपसे एक और चीज शेयर करने वाले हैं यहाँ पर, क्या कि सितंबर किस चीज में? सितंबर 1920 में क्या हुआ? कलकत्ता में असहयोग का प्रस्तावना जो थी वो पेश की गई, यानी कि वो चर्चा में आई कि वो क्या नाम है, लागू होगी ही होगी।
लेकिन ये जो लागू हुई वो हुई दिसंबर में आके 1920 में। और कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दिसंबर 1920 में आखिर कौन से अधिवेशन में हुई, कहाँ पर कौन सी जगह वो अधिवेशन था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नागपुर में अधिवेशन था। किस में था? नागपुर में अधिवेशन था ये, और जो कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। अच्छा, इसकी अगर बात कर लें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे? महात्मा गांधी। आई होप आप समझ चुके होंगे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे। हम आपको वादा करते हैं, अगर आप हमसे डेली इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, फॉलो निरंतर दिन प्रतिदिन आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो अगले आने वाले 6-7 महीने में आप अपनी जीके जीएस का स्तर देख सकते हैं कि मैं पहले क्या था और आगे क्या हूं। हमें जो है, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखनी है, कि जो मैं आज हूं वो मैं शायद आने वाले कल ना रहूं, है ना। तो इतने अपने पे ऊपर मेहनत कीजिए, जो मैं आज हूं आने वाले कल वो मैं नहीं रहना चाहिए। यानी कि इतनी मेहनत करनी है, दिन प्रतिदिन कदम से कदम मिलाना है ना, और मेहनत करते जाना है। तो अपने अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन का पहले आंसर जान लेते हैं, इसकी विशेषता क्वेश्चन की, जो इसमें जानने योग्य तथ्य है वो क्या करेंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम जान लेते हैं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहां पर आ जाता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के द्वारा क्या हुआ? ये 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। अच्छा, ये क्या है सिपाही विद्रोह, आखिर क्या था? तो जो है जो ब्रिटिश शासन जब था हमारे देश में, ब्रिटिश के अधीन था, हम उपनिवेश कॉलोनियां थे हम ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश में एक गन चलती थी पहले, ब्राउन बेस गन चलती थी, तो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उस ब्राउन बेस गन को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर इसके एक नई गन लेकर आए ये लोग। क्या नाम था उसका? नई गन का था एनफील्ड नाम, ठीक है। तो एनफील्ड नाम में कारतूसों की ज़रूरत होती थी। वो कारतूस जो थे, बस वही क्या थे? विद्रोह का कारण बने। इस कारतूस ने ऐसी चिंगारी फैलाई जो कि ब्रिटिश शासन को क्या कर गई? ले डूबी, और समस्त देशवासियों के हृदय में राष्ट्र भावना जगा गई। जी हाँ, राष्ट्र भावना ही कहूँगा, क्योंकि उससे पहले हमारे देशवासियों के मन में अपने राष्ट्र के लिए इतनी गंभीर भावना नहीं आई थी। हमारा जो राष्ट्र था बस चल रहा था, किसी को ये नहीं पता थी कि ये ब्रिटिश लोग हमारे पर क्या कर चुके हैं? गुलामी कर चुके हैं, हमें गुलाम की बेड़ियों में जकड़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कारतूस की। कारतूस में चर्बी लगाई जाती थी, किसकी? गाय की मांस की और सुअर के मांस की। तो बस यही जड़ का कारण था, यही राड थी कि भाई हिंदुओं के लिए गाय जो थी पूजनीय थी, और मुसलमान जो थे सुअर की वजह से क्या कर गए? यहाँ पर बॉयकॉट कर गए ब्रिटिश सेना का। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मंगल पांडे उस वीर योद्धा ने मना किया 29 मार्च 1857 में कि मैं इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि ये कारतूस मुंह से तोड़कर जब यूज किए जाते थे, तो मुंह से तोड़ेंगे तो गाय की और सुअर की चर्बी भी मुंह में जाएगी। तो इस योद्धा ने क्या कर दिया? 29 मार्च 1957 को मना कर दिया साफ साफ बैरकपुर छावनी के अंतर्गत कि भाई मैं इसको क्या नहीं करूंगा, यूज नहीं करने वाला। इसी चीज को देखते हुए जब इसने इतना विद्रोह किया, तो 8 जो थी हमारी अप्रैल थी, 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की अगर हम बात कर लें, मंगल पांडे जो थे क्या थे? एक प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी इन्हें हम कह सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में फैलाई। ये जो थे 34वां बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? इससे BNI से हम समझ सकते हैं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? ये एक सैनिक थे। तो इन्होंने मना कर दिया, तो इन्हें क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप बस कॉपी पेंसिल के साथ क्या करते रहिए? आप नोट करते रहिए, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। तो जब ये
मंगल पांडे ने जब ये चिंगारी सुलगाई तो 10 मई को 1857 को क्या हुआ, एक विशाल विस्फोट हुआ, और जो कि मेरठ की छावनी में, मेरठ की एक जो थी सेना की टुकड़ी में जो थी, क्या फैल गई, खलबली फैल गई, और वो क्या हो गए, क्रांति के लिए अग्रसर हो गए। तो यहीं पर हम अपने क्वेश्चन का एक विस्तृत लेवल को स्टॉप करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला जो है अक्षांश है, वो है हमारा 37 डिग्री अक्षांश। ये उत्तर भारत के उत्तर छोर पर आएगा और कर्क रेखा के भी ऊपर स्थित है। किसके ऊपर है? कर्क रेखा के भी ऊपर स्थित आता है 37वां क्या अपना अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो यहां पर हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर हिट करने वाले हैं। ट्रिटियम। क्या है? ट्रिटियम। ये क्या है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। और ये एक आपको एक एक्सटर्नल जानकारी हम दे देते हैं, ये किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? ये समस्थानिक भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक भी क्या कहा जाता है? ट्रिटियम को कहा जाता है। अच्छा, हम ये जानकारी थोड़ी सी और ले लेते हैं। मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि रेडियो एक्टिव तत्व आखिर होते क्या हैं। तो हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में जो 80 परमाणु क्रमांक के जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो चुकी है। तो इसी शानदार शुरुआत के साथ और अंतिम अंत जो हमने किया है वो बहुत ही बेहतरीन किया है, और हम आपके जैसे चाहते हैं कि हम आपके प्रेम को चाहते हैं, जिससे इसी तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म ग्रो कर सके। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में सजेशन दे सकते हैं कि भाई एक पराक्रम कोचिंग है जो आपको उम्मीदों की उड़ान की तरफ ले जाती है, आप उसे ज़रा ज्वाइन कीजिए। तो बस इसी कामना के साथ हम आपसे फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके लिए जय हिंद, जय भारत।